अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम माशाल्लाह मलिक इंटरप्राइजेस है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ीशान अज़हर मलिक साहब, जो कि CEO हैं माशाल्लाह मलिक इंटरप्राइजेस के। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से, और इस वक्त नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के अंदर क्या प्रॉपर्टी के हवाले से अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है सर, बेहतर है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? सर मैं इस फील्ड से तकरीबन 8 साल से वाबस्ता हूँ। तकरीबन 5 साल से मैं GFS का ऑथराइज्ड डीलर हूँ। यहाँ की मार्केट की अगर बात की जाए तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी शुरू से ही अच्छी मार्केट रही है, और जब हम इंस्टॉलमेंट पे बेच रहे थे उस टाइम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी रही। मिड इंस्टॉलमेंट भी बहुत अच्छी रही, और पोजीशन के बाद जबकि एक सोसाइटी आबाद हो गई है, पोजीशन में आ गई है, तो ये बहुत अच्छी मार्केट है। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? सर क्योंकि मैं GFS का ऑथराइज्ड डीलर हूँ, तो नॉर्मली मैं सिर्फ नॉर्थ टाउन, मले टाउन, औरंगी टाउन में ही काम कर रहा हूँ GFS के साथ। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट और प्लॉट्स की कीमतें क्या चल रही हैं? वैसे तो मार्केट यहाँ की बनिस्बत बाकी इलाकों के सस्ती है। एक 80 गज का प्लॉट आपको बड़े आराम से 32 से 35 लाख रुपए में मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेजी आई? सर इस काम में ऑनलाइन पोर्टल आने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पहले एडवर्टाइजमेंट का बहुत कम एक मौका होता था, लोग बिलबोर्ड्स या सिर्फ टीवी और यही सब यूज़ कर रहे होते थे। अब जब से सोशल मीडिया चल रहा है तो बहुत अच्छे से हर बंदा ही इसकी मार्केटिंग कर पाता है। आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की भी कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? अगर सरिया या सीमेंट, बजरी या दूसरी जो भी चीज़ें जिनकी वैल्यू बढ़ती है, तो न्यू कंस्ट्रक्शन के ऑब्वियसली रेट बढ़ गए, उसकी वजह से पुराने रेट लाजमी बढ़ेंगे। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? एक बंदा जो कि जॉब करता है या किसी किस्म का बिजनेस करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए कोई अच्छी चीज़ ढूंढ पाए, तो उसका ज़्यादातर रिलाई एक ब्रोकर के ऊपर होता है। वो ब्रोकर उसको कहीं से कोई अच्छी चीज़ निकाल के दे पाता है, उसकी सारी अच्छाई बुराई बताता है, उसके बाद फिर बंदा फैसला कर पाता है कि क्या मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो क्योंकि ये एसेट है, बंदा पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा रहा होता है, तो उसको जाहिर सी बात है उसको पेपर वर्क और बहुत सारी चीजें कंप्लीट हैं, ये चीज देखना चाहिए। अगर वो कोई लीज प्लॉट ले रहा है तो वो वाकई लीज है, अगर वो कोई बिल्डर चीज ले रहा है तो बिल्डर कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है, ये चीज लाजमी देखना चाहिए। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? जो टोकन अमाउंट है वो रिटर्न हो जाती है, अनलेस कि अगर बंदा कोई चीट ना कर रहा हो, जिसने टोकन दिया है उसको कोई दूसरी सस्ती चीज मिल गई, इसकी वजह से वो टोकन रिटर्न मांग रहा है, या कोई और इस तरह का रीजन है जो कि जेन्युइन नहीं लग रहा, 2 नंबरिया चीट करना चाह रहा है, तो फिर थोड़ा सा इशू होता है, वरना नॉर्मली हम लोग टोकन वापस कर देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के 2 खरीदार हों और दोनों ही वजीरों के यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? सर बिल्डर वर्क में ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो आता है वो कॉर्नर मांगता है, रोड फेसिंग मांगता है, पार फेसिंग मांगता है, तो बाकी प्लॉट्स भी हैं वो भी किसी ने बेचना है, वो भी किसी ने खरीदना है। हाँ, ये होता है कि लग्जरी प्लॉट्स की वैल्यूज ज्यादा होती हैं, उनके खरीदार ज्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी कैसा है? सर बहुत बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी नॉर्थ टाउन मार्केट बहुत अच्छी रही है। इसके अगर मैं आप छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी को आए हुए 8 साल हुए, 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे आई थी हमने। 8 साल पहले जो चीज 7.5 लाख रुपए की बेची थी, उसकी 3 साल पहले आखिरी किस्त दी गई है। वो 7.5 लाख वाली चीज इस वक्त 45 लाख रुपए की है, तो इसके अंदर वैल्यूएशन कहाँ गई है, तो जाहिर सी बात है आप भी समझ सकते हैं। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? असल में जो आवाम है वो भी सही नहीं है। आवाम भी कोशिश करती है यार टैक्स बचा लिया जाए, ये बचा लिया जाए, वो बचा लिया जाए। गवर्नमेंट भी नाजायज टैक्स ज्यादा लगाने की कोशिश करती है कि जो देने वाला है वो तो ज्यादा दे दे कम से कम। तो अगर ये दोनों तरफ से एडजस्ट किया जाए, मेरे ख्याल में से ये वैल्यूज अच्छी हो सकती है, क्योंकि टैक्स देना अच्छी बात है, टैक्स देने से मुल्क का ही भला होगा। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर हजरात को सरकारी इदारों में लीज, सबलीज और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? इस बात को इस तरह से लिया जाए कि मैं एक प्रॉपर्टी लीज करवाने जा रहा हूँ या नक्शा पास करवाने जा रहा हूँ, उसका जो चालान है वो चालान की अमाउंट बहुत कम है और मुझे देनी पड़ रही है बहुत ज्यादा। तो अगर एक बिल्डर है वो कोई सोसाइटी रजिस्टर कराने जा रहा है, उसने चालान तो बहुत थोड़ा सा देना है लेकिन एक्स्ट्रा रकम बहुत ज्यादा देनी है, तो वो रकम ऑब्वियसली आवाम के ही ऊपर आएगी, मतलब बिल्डर अपनी जेब से तो नहीं देगा। आप चूंकि GFS बिल्डर्स के ऑथराइज्ड डीलर भी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को कुछ GFS के हवाले से बताइए। सर GFS एक बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है और बहुत अच्छा बिल्डर है। अगर आप देखें तो 10 साल पहले GFS को कोई नहीं जानता था। GFS सखर बेस्ड बिल्डर है और काफी टाइम से काम कर रहा है, लेकिन कराची में आए हुए इनको तकरीबन 10-12 साल हुए हैं।
और 10-12 साल में इन्होंने बहुत अच्छी मार्केट बनाई है, बहुत कुछ डेवलप किया है। अभी कराची का बच्चा बच्चा जीएफएस जानता है। आमतौर पर आपको बिल्डर प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा होता है या जो आप लोगों की रेगुलर चीजें होती हैं? सर रेनोवेट चीज में हमेशा ही पैसा ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज मैं खरीद रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ और फिर बेच रहा हूँ, उसमें ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन उसकी सेल परचेज का साइकिल बहुत स्लो है। तो बिल्डर से हम बल्क में चीजें खरीदते हैं, बल्क में बेच लेते हैं, तो वहां हमें फायदा होता है ज्यादा। अच्छा, बाद स्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने अपना कमीशन मार्जिन या तो बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल ही गिरा देते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये जब बहुत ज्यादा हालात खराब होते हैं, बिल्कुल भी सेल परचेज नहीं हो रही होती है, उस टाइम तो फिर एजेंट्स ये कोशिश करते हैं कि यार हमारी चीज बिक जाए या हम कम कमीशन पे भी काम कर लें। ये रिलाई करता है आपके ऊपर कि यार कौन सा स्टेट एजेंट किस तरह से वर्किंग कर रहा है। हाँ, चीटिंग नहीं करनी चाहिए इसके अंदर, आप अपना कमीशन कम करके अगर सौदा करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ आप चीटिंग ना करें, ना खरीदने वाले के साथ ना बेचने वाले के साथ। कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते वक्त एक आम शख्स का फाइलर होना कितना जरूरी है? फाइलर होना तो हर सूरत ही जरूरी है सर। फाइलर होना तो प्रॉपर्टी और इन सब से हटकर ही है, फाइलर होना बहुत जरूरी है। फाइलर होने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं और बहुत सारी फील्ड में मिल रहे होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी भी कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको टैक्स की वैल्यूएशन में बेइंतहा फर्क मिल रहा होता है। फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फर्क है? सर फ्लैट, एक छोटे फ्लैट और एक कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट में आसमान जमीन का फर्क है, और मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि आप एक कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट, एक बड़ा कंपाउंड में अपना कोई फ्लैट लें, क्योंकि उस कंपाउंड की वजह से आपके पास प्लेग्राउंड मिल जाता है, पार्क्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी पार्किंग मिल जाती है। ये सारे फायदे आपको तब होते हैं जब आप किसी बड़े कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट में हैं। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। कराची जैसे इलाके में जहाँ इतनी ज्यादा महंगाई है, इतनी ज्यादा डिवैल्यूएशन है और रोज बरोज चेंजेस आ रही होती हैं, यहाँ पर एक आम आदमी सैलरी से पैसे बचाकर घर नहीं ले सकता। जीएफएस ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। आमतौर पर बिल्डर्स जो है वो 36 महीने की या 24 महीने की किस्तों पर कोई चीज दे रहे होते हैं। जीएफएस ने इस चीज को बहुत ज्यादा फायदेमंद बनाया है। जीएफएस 60 महीने की 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे देता है, तो ये एक लोगों को जो इंस्टॉलमेंट प्लान की अमाउंट बन रही होती है वो थोड़ी कम हो जाती है 60 महीने पे डिवाइड होने की वजह से। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? सर प्रॉपर्टी का काम हमेशा से ही रहा है और हमेशा ही रहेगा। हमने अपने बाप दादाओं को भी बोलते सुना है कि यार उसको प्रॉपर्टी ले लेते तो आज ये वैल्यू थी, कल को प्रॉपर्टी लेते तो ये वैल्यू थी, तो आज भी आज जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो जाहिर सी बात है 10 साल बाद 15 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? सर नहीं होता मुश्किल, नहीं होता। लिटरली आप कोई भी, आप बड़े से बड़ा बंदा उठा लें, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उठा लें, अगर वो अपनी रूटीन सेट करता है तो वो फैमिलीज के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए टाइम निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कमाना या कुछ इस तरह का करना है। अगर आपका साइकिल 20 लाख रुपए का है ईयरली और आपका साइकिल 2 करोड़ रुपए का ईयरली, जो 20 लाख वाला बंदा है वो भी उतना ही देर काम करता है, जो 2 करोड़ वाला उतना ही देर काम करता है। 20 लाख वाला अगर डबल काम करने लगेगा तो 2 करोड़ तक नहीं पहुंचेगा। तो 2 करोड़ तक पहुंचने के लिए और 20 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको साइकिल का टाइम नहीं बढ़ाना है, आपको अपनी वैल्यूज बढ़ानी है, आपको चीजें चेंज करनी है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम। हर इंसान को चाहिए कि वो एक साइलेंट अर्निंग की तरफ रहे। वो एक बिजनेस कर रहा है, वो एक जॉब कर रहा है, उससे उसकी एक अर्निंग, एक फिक्स्ड अर्निंग चल रही है, लेकिन प्रॉपर्टी या इस तरह की स्टॉक एक्सचेंज हो गया या इस तरह की वो चीजें होती हैं जो कि आपकी एक साइलेंट अर्निंग होती है। उसमें आपको नहीं इंगेज होना, आपका टाइम नहीं इंगेज होना और वहां से एक अर्निंग आनी है। उसका एक बहुत अच्छा रिसोर्स प्रॉपर्टी भी है। अगर आप आज कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस टाइम बाद वो वैल्यूएशन बढ़कर आपको मिल रही होती है। जो चीज आपने आज खरीदी 4 साल बाद वो वैल्यू बढ़ गई होती है, उस टाइम आप देखते हैं तो आपको एक अच्छी, एक साइलेंट अर्निंग मिल रही होती है जो कि बहुत अच्छी बेनिफिशियल होती है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या कहीं भी इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट करें। मैं जनाब निशान साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। माशाल्लाह मलिक इंटरप्राइजेस के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तर इन्वेंट्रीज देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।